नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई वीएस में। दोस्तों, हम लोग गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं और आज उसका 5वां दिन है। इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास की बात करेंगे। दोस्तों, यह पर डे आपकी 7 बजे क्लास आपकी आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है आपका लाख बहोसी अभयारण्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो दोस्तों लाख बहोसी अभयारण्य जो कि यूपी के कन्नौज जिले में स्थित है। और ये दोस्तों 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लाख बहोसी अभयारण्य जो कि विभिन्न प्रवासी पक्षियों का घर है। इसमें दोस्तों लाख बहोसी अभयारण्य में गीदड़, नीला गाय, नेवला, मृतस्थ, विडाल और बंदर भी पाए जाते हैं। तथा पटना पक्षी अभयारण्य जो कि एटा में स्थित है, वह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल गोवर्धन के तहत शुरू किया गया है। तो दोस्तों गोवर्धन के लिए शुरू किया गया जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल गोवर्धन की शुरुआत की है। और दोस्तों इसमें बायोगैस योजनाओं, पहलों और उनके वास्तविक समय की ट्रैकिंग को सुचारू रूप से लागू करने के लिए गोवर्धन पोर्टल शुरू किया गया है। और दोस्तों इसमें गैल वाइजनिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन गोवर्धन योजना को जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। और गोवर्धन योजना 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, रुपए डेबिट कार्ड किसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा जारी किया जाता है? तो रुपए डेबिट कार्ड जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा जारी किया जाता है। और रुपए डेबिट कार्ड एक भारतीय घरेलू डेबिट कार्ड है। इसे एनपीसीआई द्वारा जारी शुरू किया गया है। यह कार्ड स्वीकार किया जाता है और एटीएम, माइक्रो एटीएम, पीओएस, एमपीएस मशीनों, ऑनलाइन लेन देन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है हरदोई, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरदोई उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना ये दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। और जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। और योजना ने एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में पहचाना है। आशा बहु जिसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, फलों की प्रकृति या स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा को क्या कहा जाता है? तो फलों की प्रकृति या स्वभाव के अध्ययन बागवानी की एक शाखा को फल कृषि विज्ञान कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फल कृषि विज्ञान दोस्तों पोमोलॉजी फल फसलों का अध्ययन है इसमें। तथा शाक कृषि आपकी ओलेरीकल्चर इसका रासायनिक हो जाएगा, सब्जियों का अध्ययन खेती है। तथा पुष्प कृषि जो कि फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का अध्ययन है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, दाल तूर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों दाल तूर तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये अरहर को जाना जाता है, अरहर के नाम से जाना जाता है। अरहर की दाल ये हर घर में बनती है। अरहर या तूर की खेती कम से कम 3500 वर्ष पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। वहाँ से ये पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका तक गई थी। अरहर या तूर को अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा सूखा प्रतिरोधी पौष्टिक वैकल्पिक फसल के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न,
भूस्खलन की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक यूनिकोड को कितने अंकों में पेश किया गया था? तो तो भूस्खलन की पहचान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक यूनिकोड 16 अंकों में पेश किया गया था। दोस्तों यह एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिकोड जारी करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई है भूस्खलन की पहचान के लिए। और राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए इस यूनिकोड का उपयोग भूमि विवाद के मामलों की जांच करने और लोगों को धोखेबाजी से बचाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों इसमें 16 अंकों का अर्थ इस प्रकार है कि पहले 6 अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित होते हैं तथा अगले 4 अंक भूमि की पहचान निर्धारित करते हैं तथा भूमि के विभाजनों की संख्या के आधार पर अगले 4 अंक होते हैं तथा भूमि की श्रेणी के कृषि आवासीय और वाणिज्य भूमि के आधार पर अंतिम 2 अंक होते हैं। आपके 16 अंक कुल होते हैं। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 8 राज्यों से घिरा हुआ है प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों हवाई अड्डा जरूर आते रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में स्थित है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है, और बमरोली हवाई अड्डा जो कि इलाहाबाद हवाई अड्डा में स्थित है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा जो इनका नाम चेंज करके आप इसमें रखा गया है, ये अयोध्या हवाई अड्डा मतलब बन गया है, ये नाम हो गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, इनका नाम रखा गया है भगवान श्री राम के नाम पर। और दोस्तों क्या कहते हैं कि GSVM गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा जो कानपुर में मतलब उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्थान पर जल स्तर का व्यय नहीं करता है? तो जल स्तर नहीं करता तो वो हो जाएगा दोस्तों बढ़ती बर्फबारी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ती बर्फबारी एक स्थान पर जल स्तर का व्यय नहीं करती है। और जल स्तर एक भूमिगत सतह का एक ऊपरी स्तर है जिसमें मिट्टी या चट्टानें स्थायी रूप से पानी से संतृप्त होती हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र की नहर सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र की नहर सिंचाई का प्रतिशत 31% है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई के तहत लगभग 3,91,000 हेक्टेयर भूमि है जो राज्य के कुल नहर सिंचित क्षेत्र का 30.91% है। और दोस्तों नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं आपके उत्तर प्रदेश में, जिसमें नहर, कुएं और टैंक है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर सिंचाई परियोजना जरूर याद रखिएगा, पूर्वी यमुना नहर जो आपको सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों को प्रदान की जाती है नहर में इसमें, तथा ऊपरी गंगा नहर ये आपकी भीमगुड़ा हरिद्वार से निकलती है। ये हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, बुलंदशहर, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तथा आगरा नहर प्रणाली ये आपकी हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों से होकर उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिलों तक राजस्थान के भरतपुर जिले में सिंचाई प्रदान करने के लिए नोएडा से निकलती है। और आपकी शारदा नहर प्रणाली ये आपकी नैनीताल के खटीमा के निकट शारदा नदी से निकलती है। और ये लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ जैसे जिलों को कवर करती है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2021 में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त जल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये दोस्तों 700 करोड़ रुपए की गई है, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त जल की राशि आवंटित की गई है। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने की है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, 1 एकड़ के बराबर कितने वर्ग गज है? तो 1 एकड़ के बराबर दोस्तों 4,840 वर्ग गज है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एकड़ या बीघा जितने भी ऐसे प्रश्न बनते हैं यूपी लेखपाल में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर आपके इनसे पक्के हैं, आपके ग्रामीण समाज एवं विकास में आपके 2 नंबर इससे पक्के हैं, क्योंकि लेखपाल का काम ही यही होता है कि एकड़, खतौनी, बीघा कितना, सब इन्हीं सब में इनको आपसे पूछेगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, ग्रामीण स्वरोजगार
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कि 1 अप्रैल 1995 को शुरू किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना शुरू की। इस योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत लगभग 2 मिलियन नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा पैदा किए, पता नहीं कहाँ किए लेकिन किए। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से में होता है? तो गेहूं फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हिस्से में होता है। इसका उत्पादन राज्य की लगभग 24% कृषि भूमि पर होता है, 24% पर होता है टोटल। और ये उत्तरी पहाड़ी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में उगाया जाता है। और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश 2019 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल वन कार्बन स्टॉक की तुलना में उत्तर प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में कुल वन कार्बन स्टॉक का 1.62% है। 1.62% फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक है। और कार्बन स्टॉक में गिरावट का मतलब है कि जंगल में कम बायोमास, जो मुख्य रूप से घने जंगलों की कटाई और सूखे के कारण पेड़ों के सिकुड़ने के कारण होता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, ड्रिप सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं सिंचाई के लिए आपका ड्रिप में कि इसके लिए बहुत कम स्थापना की आवश्यकता होती है, ये सत्य नहीं है आपका ऑप्शन सी। ड्रिप सिंचाई को बहुत कम स्थापना की आवश्यकता होती है। ड्रिप सिंचाई के संबंध में सत्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि ड्रिप सिंचाई को कभी कभी टपक यानी ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है। इसमें मृदा पर बहुत कम दर से छोटे व्यास वाले प्लास्टिक पाइपों की एक प्रणाली से, जिन्हें उत्सर्जक या ड्रिपर्स कहा जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले की सबसे बड़ी शहरी आबादी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी में से शहरी क्षेत्रों में 22.27% लोग निवास करते हैं तथा उच्चतम शहरी जनसंख्या वाले शहर याद कर रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद उस सब पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर लखनऊ जिला है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तथा तीसरा जो कि कानपुर जिला है, जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलाज शब्द को क्या कहा गया है? तो मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलाज शब्द को वार्षिक खेती या योग्य भूमि कहा गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मुगल काल के दौरान भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जैसे पहला पोलाज, दूसरा परथी, तीसरा चाहार और चौथा बंजार। ये आपके 4 होते हैं। और दोस्तों पोलाज पूरे साम्राज्य में आदर्श और सबसे अच्छी भूमि थी, और इस भूमि पर हमेशा खेती की जाती थी और कभी भी बंजर नहीं होने दिया जाता था, इसलिए पोलाज शब्द वार्षिक खेती योग भूमि कहते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली पशु जनगणना जो कि 1919 से 1920 के बीच में की गई थी, ये आपकी दिसंबर 1919 तथा अप्रैल 1920 में की गई थी। तब से ये हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
और पशुधन जनगणना का संचालन कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य पालन भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। अब तक 20 पशुधन जनगणना किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन अधिनियम 1878 में भारत के वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया है। और आरक्षित वन पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित वन है दोस्तों। संरक्षित वन आंशिक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं और ग्राम वन आसपास के गांवों से प्रबंधित होते हैं। और इस अधिनियम में से और संशोधन किया गया, इसके बाद वन अधिनियम 1927 आया। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, जिसको बोलते हैं NIRD एंड PR, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों बात हुई तेलंगाना की, तो तेलंगाना जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और राजधानी जो कि हैदराबाद ही है। और इसकी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की और पंचायती राज संस्थान की स्थापना दोस्तों याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। दोस्तों भारत के कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर जो कि कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो कि राजमंडी में स्थित है। और केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान जो कि कुडलू केरल में स्थित है। तथा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला और पटना में स्थित है। तथा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में स्थित है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से कौन सा रोग रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है? तो वनस्पति जगत में विल्ट ऑफ पोटैटो को रिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। विल्ट ऑफ पोटैटो बैक्टीरिया के कारण होने वाले पौधे की एक बीमारी है। इसे रिंग रोग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जाइलम पर एक भूरे रंग की अंगूठी बन जाती है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो दोस्तों से पूछा गया है सही नहीं है। तो मध्याह्न भोजन योजना के तहत विशेषता सही नहीं है, तो वो हो जाएगा स्कूलों में स्वच्छता बढ़ाना, ये सही नहीं है। क्योंकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना, जिसे आमतौर पर MDMS के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने वर्ष 1995 में द्वारा शुरू किया गया था, नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भूदान यज्ञ भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भूदान यज्ञ जो कि विनायक नरहरि यानी विनोबा भावे ने भारतीय अहिंसा और मानव अधिकारों के अभिवक्ता थे, इन्होंने भूदान यज्ञ की संस्थापक थे ये। तथा इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गागोडे में हुआ था। और इनका निधन यह था 15 नवंबर 1982 में हुआ था। और इनको दोस्तों 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए पहले प्राप्तकर्ता विनोबा थे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, ब्लैक रस्ट रोग से कौन सा पौधा प्रभावित होता है? तो ब्लैक रस्ट रोग से गेहूं जो कि प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों इसमें कीट रोग लगते हैं, जैसे गेहूं में ब्लैक रस्ट लगता है, तथा चावल में दोस्तों याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बता रहा हूं मैं, स्टेम बोरर रोग लगता है या कीट लगता है, तथा साइट्रस में फल कीट लगता है, और केला में वायरस और नेमाटोड लगता है, तथा टमाटर में रोग विल्ट लगता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों कल आपकी ग्रामीण समाज एवं विकास की क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल आपकी वीकली करंट अफेयर्स जो कि सुबह 5 बजे आपको मिलेगी, उसको देखना ना भूलें। और आपकी मंडे से शाम 5 बजे आपकी समान हिंदी यूपी लेखपाल की, तथा शाम 6 बजे आपकी जीएस की, और शाम 7 बजे आपकी ग्रामीण समाज एवं विकास की क्लास होगी, आपकी मंडे से होगी। और आपकी कल आपको वीकली करंट अफेयर्स की सुबह 5 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, आप उसको देखना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर से भी यूपी लेखपाल में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो आपकी बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, किसी भी परीक्षा में आपका प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करें और उसको देखें। इसी साथ आपको चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।